नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9th क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है और इस बुक के अकॉर्डिंग ये 14 नंबर है। वैसे ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है भारत की जलवायु। बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान की जलवायु भी इसी में हम पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। और इसके साथ ही जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, आपको उसमें से क्वेश्चन का जवाब देना है कि वुलर झील जो है वो किस प्रकार की झील का उदाहरण है। वुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है, यानी इसका निर्माण कैसे हुआ है वो बताना है, और प्लस ये वर्तमान में किस स्टेट में है, किस राज्य में है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और इसके साथ ही एक दो विद्यार्थियों ने पूछा था कि सर ये किताबें हमें याद नहीं हो रही है, जैसा कि आप कह रहे थे कि टिप्स पर होनी चाहिए अच्छे से, तो कैसे इनको याद करें। उसका तरीका है रिवीजन। आप इन किताबों को बार बार पढ़ें, मनन चिंतन करते रहें। जब भी आप इनको पढ़ें बार बार रिवीजन करें, कोई और काम भी कर रहे हो तो अपने माइंड में इनका चिंतन करते रहें कि आज आपने ये चैप्टर पढ़ा है, तो उसको बार बार दिमाग में रिकॉल करें, उसको बार बार याद करें। तो धीरे धीरे वो चीज जो है वो आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। आपने भी बहुत बार इस चीज को देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास फोन है, एंड्रॉयड फोन है ये, इसमें कई ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है। जैसे मान लीजिए यूट्यूब ही है। अब इसमें कई ऐप करते हैं, आप इसको आगे से आगे करते हैं स्वाइप, जैसे यूं यूं चला लिया 2 बार 3 बार, तो वहां कई ऐप है यूट्यूब। अब आपने 2-4 महीने तक उस ऐप को एक फिक्स जगह कर रखा है, और आप जब भी ऐप वापस फोन ऑन करते हैं तो वहां इसको इस तरह से स्क्रॉल करते हैं, और जहां आपको वो यूट्यूब है आपका हाथ वहीं जाता है। एक दिन आपने मान लीजिए वो यूट्यूब की ऐप वहां से हटा करके इसमें कहीं दूसरी किसी लाइन में या कहीं और उसको फिक्स कर दिया। अगली बार आपने फिर फोन ऑन किया और आपका हाथ वहीं जाएगा जहां आपने सबसे पहले यूट्यूब जो कई दिनों तक, महीनों तक लगातार फिक्स करके रखा था। आपने कई बार इस चीज को देखा होगा। तो ये क्या चीज है कि आपकी पूरी बॉडी उस चीज के अनुकूल हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप बार बार रिवीजन कीजिए। आपके ना चाहते हुए भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा होगा, भूल जाएंगे, तो भी अगर आपने वो सैकड़ों बार पढ़ा है आपको वहां रिकॉल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बाइक शाम को डेली किसी जगह पे बाइक लगाते हैं। एक दिन आपने शाम को बाइक कहीं और जगह खड़ी की, आप सुबह उठे ऑफिस जाने के लिए, और ज्यादा संभावना यही है कि आप ज्यादातर जहां आपने बाइक हमेशा खड़ी करते थे आप पहले वहीं जाओगे। फिर आपको याद आएगा, अरे मैंने तो बाइक रात को वहां खड़ी की थी। क्यों? आपकी बॉडी उसके अनुकूल हो जाती है। आपने जो भी कार्य सैकड़ों बार 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 रिपीट करो उसको। तो यही चीज होता है रिवीजन। तो रिवीजन के बल पर औसत से औसत विद्यार्थी जो होता है वो भी अपना सिलेक्शन करवा लेता है। रिवीजन एक बहुत बड़ी ताकत होती है। इस ताकत का अंदाजा अंदाजा जिसको हो जाता है उसके बल्ले बल्ले है, लाइफ में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप पढ़ते हैं भारत की जलवायु। अत्यधिक विस्तार व भू आकारों की भिन्नता के। अच्छा एक बात देखिएगा, अगर आपकी बुक में कुछ कंटेंट कोई अलग मिलता है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इन किताबों में चेंज होता रहता है, असली मैटर तो यही है। बाकी कुछ 19-20 है, आप वाले में कुछ ज्यादा मिल जाए तो वो एक्स्ट्रा के तौर पर नोट कर लेना, कुछ कम मिले तो भी इसको ऐड कर लेना। अत्यधिक विस्तार व भू आकारों की भिन्नता के कारण हमारे देश के विभिन्न भागों में जलवायु संबंधी विविधताएं पाई जाती है। भारत की जलवायु पर मानसूनी हवाओं का सर्वाधिक प्रभाव होने से हमारे देश की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो हमारे देश की जलवायु जो है वो ज्यादातर मानसून पर डिपेंड करती है। मानसून माने जो बारिश होती है, वर्षा होती है, उस पर डिपेंड करती है। मानसून आएगा तो बारिश होगी, नहीं तो अकाल भी भारत में बहुत पड़े हैं। तो ये चीज है। अब हम पढ़ते हैं मानसून के बारे में कि मानसून क्या होता है। मानसून एक अरबी भाषा शब्द जो है मौसम से बना है, जिसका अर्थ मौसमी हवाओं या ऋतु से है। हमारे देश में ऋतुओं के अनुसार मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होते हैं। ऐसी मानसूनी हवाएं हमारे देश की जलवायु की निर्धारक हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको यहां और बता दूं जो मेरे ध्यान में आई है, जो मुझे लग रहा है कि आपको बतानी चाहिए। देखिए मित्रों, जो तैयारी यहाँ विद्यार्थी सतत रूप से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि, या नहीं भी लगता होगा, लेकिन सामान्यतः ये माइंड में आने लगता है कि कितनी लंबी और सतत तैयारी हमें करनी होती है, कितना पढ़ना होता है। तो मित्रों,
जो विद्यार्थी इस रास्ते पे कम ही चलते हैं, कम विद्यार्थी ही इतनी लंबी, इतनी गहराई से और इतनी सब चीजें पढ़ते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी जो होते हैं वो केवल न्यूज के शौकीन होते हैं कि भर्ती आएगी कब और जाएगी कब। आप भी देखते हैं जब हम भर्ती से रिलेटेड कोई वीडियो बनाते हैं, जैसे रीट की वैकेंसी कब आएगी, अब मान लो अभी इस पे बना दें तो 24 घंटे के अंदर अंदर 70 से 80 हजार इस पे व्यूज हो जाएंगे। अगले दिन वीडियो बनाते हैं मानसून भारत की जलवायु चैप्टर 4 चैप्टर 3, 24 घंटे में 5 हजार भी मुश्किल से देखेंगे उसको। तो ये डिफरेंस है क्या? ये डिफरेंस ये है कि ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर जो भी फॉर्म भरते हैं, ये सिर्फ वैकेंसी का इंतजार करते हैं, केवल न्यूज के शौकीन होते हैं, कब भर्ती आएगी, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं है। तो ये भी होने जरूरी है, वो एक बना रहता है रोमांस, जो किसको कहते हैं, रोमांच कहते हैं जिसको। तो वो ठीक है, ये होती है चीजें, लेकिन सिलेक्शन उसी का ही होगा जो इन 4-5 हजार की लिस्ट में आता है, जो डेली कंटिन्यू ये वीडियो कंप्लीट देखता है। क्योंकि यहाँ भी कुछ विद्यार्थी हैं जो ये वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वॉचिंग टाइम सब आ जाता है, कोई छिपने छिपाने की जगह ही नहीं है। जो वीडियो पूरा देखते हैं उनको लाभ मिलेगा। तो ये रास्ता होता कठिन है, लेकिन फाइनली ये आपको सफलता दिलाएगा ये, इसकी गारंटी है 100%। तो मानसून अरबी शब्द है, ये मौसम से बना है, जिसका अर्थ मौसमी हवाओं या ऋतु से है। हमारे देश में ऋतुओं के अनुसार मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होते हैं। ऐसे मानसूनी हवाएं हमारे देश की जलवायु की निर्धारक हैं। कौन सी? मानसूनी हवाएं। और ये मानसून किससे बना है? अरबी शब्द आता है मौसम, ये आपने सैकड़ों बार पढ़ा होगा, जिसका अर्थ होता है मौसमी हवा या ऋतु। हमारे देश की जलवायु अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, पर्वतों की स्थिति, दिशा, पवनों की दिशा, धरातल की बनावट आदि तत्वों से प्रभावित है। अब आता है मानसून की उत्पत्ति और विकास। मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित परंपरागत विचारधारा सूर्य के कर्क रेखा व मकर रेखा पर लंबवत चमकने से संबंधित है। आप जानते हैं मित्रों की जो सूर्य, ये हमने पहले पढ़ा है 7वीं क्लास की पुस्तकों में, और भी एक वीडियो बनाया था हमने कि किस तरह से दिन रात बनते हैं। तो उसमें भी आपको बताया था कि जैसे पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे झुकी हुई है इस प्रकार से, तो 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, अब पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस प्रकार से है पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है, यूं चक्कर लगाएगी, यूं 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 यूं। तो 23.5 डिग्री झुके होने के कारण कुछ हिस्सा इधर ज्यादा रहेगा, वो सूर्य के सामने नहीं होगा, और यहां वाला जो है जब ये इस प्रकार से झुकी होगी तो ये हिस्सा सूर्य की तरफ ज्यादा होगा। तो कभी सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, और ये घूमते घूमते इस प्रकार से सूर्य के सामने आएगी, तो कभी जो है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। तो उस पर भी ये डिपेंड करती है चीजें सारी। इस विचारधारा के अनुसार उत्तरी गोलार्ध, विशेषतः भारत में उस समय तेज गर्मी पड़ती है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर या इसके आसपास लंबवत पड़ती हैं। तो जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी तो उस समय यहाँ गर्मी ज्यादा होगी उत्तर भारत में, उत्तरी गोलार्ध में। इसके कारण एक न्यून वायुदाब का केंद्र पाकिस्तान में मुल्तान के आसपास बन जाता है, और इसी समय हिंद महासागर व ऑस्ट्रेलिया में तथा जापान के दक्षिण में प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। हवाओं का यह स्वभाव होता है कि वे उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। समुद्र से चलने के कारण यह हवाएं वाष्प से भरी होती हैं। हिंद महासागर के दक्षिण से उठने वाली वे दक्षिणी पश्चिमी हवाएं भारत की ओर आती है तथा यहाँ पर हिमालय के अवरोध के कारण वर्षा करती है। इन्हें ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है, और इसे ही ग्रीष्मकालीन मानसून भी नाम दिया गया है। तो मित्रों, होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये कौन सी होगी, 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये है 23.5 डिग्री मकर रेखा। अब भारत क्या है, भारत की स्थिति यह है कि कर्क रेखा लगभग बीच में से निकलती है। यह भारत की स्थिति है इस प्रकार से, भारत के बीच में से निकलती है लगभग कर्क रेखा। अब जब सूर्य इस प्रकार से है, ये सूर्य है मान लीजिए,
और चूंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है इस प्रकार से, तो यह हिस्सा जब सूर्य के सामने आएगा तो करक रेखा पर सूर्य बिल्कुल सीधा चमकेगा, लंबवत चमकेगा। जब करक रेखा पर सीधा चमकेगा तो आप जानते हैं कि ज्यादा गर्मी है तो यहां न्यून वायु दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। और ये इस तरफ जब आप 0 डिग्री से इधर ये जाएंगे, जिस तरफ ये हिंद महासागर है, इधर ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, ये वाले क्षेत्र जो हैं, तो ये जो हिंद महासागर वाले क्षेत्र हैं, चूंकि वहां उतना वो लंबवत नहीं है सूर्य, तो वहां हो जाएगा उच्च वायुदाब का क्षेत्र। गर्मी ज्यादा पड़ेगी, न्यून वायुदाब का हो जाएगा, हवाएं हल्की हो जाएगी। और वायु जो है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यह वायु का एक सर्वमान्य नियम है। तब ये हिंद महासागर से हवाएं जो है ये भारत की ओर आना शुरू होती है। इस प्रकार से जो गर्मियों में बारिश अभी होगी ये इसी के कारण होगी। अभी जो बारिश होने वाली है ये समझ लीजिए ये वही पढ़ रहे हैं हम, जो आप जून जुलाई में ये बारिश देखेंगे ये यही बारिश के बारे में बता रहे हैं। और चूंकि भारत के आगे हिमालय है यहां पर ऊपर, तो हिमालय से टकरा करके और भारत में वर्षा करती है। अगर हिमालय नहीं होता तो ये हवाएं सीधा निकल जाती है। अब जैसे मान लीजिए राजस्थान है, तो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा इतनी क्यों नहीं होती जितनी पूर्वी राजस्थान में होती है? उसका रीजन है अरावली। ये अरावली इस तरह से है, तो यहां अरब सागर से जो मानसून आता है वो बिल्कुल इसके साथ साथ पैरेलल चलते 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 आगे निकल जाता है। और यही अरावली अगर इस तरह से होती तो पश्चिमी राजस्थान भी बहुत हरा भरा होता पूर्वी राजस्थान की तरह। तो अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये मानसूनी हवाएं सीधा आगे निकल जाती और उत्तर भारत भी सूखा पड़ता। तो इसलिए हिमालय का भी बहुत बड़ा रोल है। सारा ही रोल हिमालय का है कि उसका बारिश यहाँ करवाता है और इधर से हिंद महासागर की ओर से हवाएं जो है इधर चलती है। जो समुद्र होता है उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा वहां पे। अब इसको आप पैराग्राफ को फिर से देखिए क्योंकि ये समझने की चीजें हैं। सूर्य के करक रेखा व मकर रेखा पर लंबवत चमकने से संबंधित है। इस विचारधारा के अनुसार उत्तरी गोलार्ध विशेष तरह भारत में उस समय तेज गर्मी पड़ती है जब सूर्य की किरणें करक रेखा पर या इसके आसपास लंबवत पड़ती है। यह हो गया क्लियर। इसके कारण एक न्यून वायुदाब का केंद्र पाकिस्तान में मुल्तान के आसपास बन जाता है। उत्तर भारत की ओर ये लगभग पूरा ही आ जाता है। इस समय हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया और जापान के दक्षिण में प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। हवाओं का यह स्वभाव होता है कि वे हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं। समुद्र से चलने के कारण यह हवाएं वाष्प से भरी होती है। हिंद महासागर के दक्षिण से उठने वाली वे दक्षिणी पश्चिमी हवाएं भारत की ओर आती है तथा यहां पर हिमालय के अवरोध के कारण वर्षा करती है। इसे ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है और इसे ही हम ग्रीष्मकालीन मानसून का नाम देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ये एक मैप है, आप इसमें इस प्रकार से देख सकते हैं कि करक रेखा भारत के इस प्रकार ये मध्य से निकलती है। तो जब ये मध्य से निकलेगी ये सब जो क्षेत्र हैं ये करक रेखा वाले ये इस प्रकार से हैं। तो सूर्य जब करक रेखा पर यहां चमकेगा सीधा तो यहां न्यून वायुदाब का क्षेत्र हो जाएगा और यहां जो ये हिंद महासागर वाले ये जो क्षेत्र हैं यहां उच्च वायुदाब का क्षेत्र हो जाएगा। और वायु की हमेशा दिशा क्या होती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। तो यहां से ये हवाएं गई यूं इस तरफ, ये अरब सागर वाला, ये बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। तो ये हिंद महासागर जो है ये भारत के लिए बना हुआ है। यहां से देखिए इस प्रकार से ये आती है और आगे जाकर के ये चलती चलती आगे जाकर के यहां है। इन सब का माई बाप बैठा हुआ है हिमालय की। आजा तुम आगे जाओगी कहाँ? यहां हिमालय था और हिमालय से ये टकराएगी यूं। ये हिमालय है। इस हिमालय से ये वाष्प भरे हुए जो पवने हैं ये टकराएगी और टकरा करके उत्तर भारत के अंदर ये वर्षा करती है। तो ये है सिस्टम। इस दिशा के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें मकर रेखा व उसके आसपास के क्षेत्र पर लंबवत पड़ने पर मध्य एशिया में बेकाल झील के पास व मुल्तान के आसपास उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जबकि समुद्री धरातल पर न्यून दाब कायम हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि जब सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा सीधा, तो जब मकर रेखा पर चमकेगा तो वही स्थिति है
कि जब मकर पर चमकता है, तो मकर पर चमकेगा तो दक्षिण में न्यून वायुदाब का क्षेत्र हो जाएगा और ऊपर कैसा हो जाएगा, उच्च वायुदाब का क्षेत्र। तो हवाओं की दिशा क्या होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब ऊपर से हवाएं जो आ रही है, तो ऊपर है क्या, खाली है, शुष्क है। ये देखिए, मकर रेखा पर लंबवत पड़ने पर मध्य एशिया में बेकाल झील के आसपास और मुल्तान के आसपास उस दाब का केंद्र बन जाता है, जबकि समुद्री धरातल पर न्यून दाब कायम हो जाता है। ऐसी स्थिति में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ये स्थल से आने के कारण प्राय शुष्क होती है और इन्हें ही शीतकालीन शुष्क हवाएं कहा जाता है। जब सर्दियों में बड़ी ठंडी ठंडी आपको लगता है कि अरे बड़ी चिल्ड हवा लग रही है, बड़ी तेज, जब आप सर्दियों में ठिठुर जाते हो भयंकर, कंबल ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ ली, दो दो कंबल, दो दो रजाई, भूत की तरह अंदर उसमें चुपके बैठ गए, फिर भी आपको ठंडी ठंडी चिल्ड लग रही है, तो वो सर्दियों में चिल्ड आ कहां से रही है, वो यही है, वो यही कारण है। मकर रेखा पे चमकता है सूर्य, तो ऊपर उच्च वायुदाब का हो जाएगा, मकर रेखा इसके आसपास निम्न वायुदाब का हो जाएगा, यानी समुद्र में। तो हवाएं क्या है, उच्च से निम्न की ओर चलेगी, तो ऊपर से आएगी दक्षिण की तरफ, और ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा खाली है। तो हवाएं, खाली हवाएं आती है, शुष्क ठंडी हवाएं चलती है, चिल्ड हवाएं, जिनको आप चिल्ड कहते हो, चिल्ड, ठंड ठंडी, तो वो ये है। और इसको ही आप क्या कहते हो, शीतकालीन मानसून। डॉक्टर कोटेश्वरम की खोजों तक मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में उपयुक्त विचारधारा ही मान्य और प्रचलित थी। डॉक्टर कोटेश्वरम के अलावा रामास्वामी, राममूर्ति, जम्बूनाथ, अनंत कृष्णन, फलोन आदि विशेषज्ञों ने मानसून की उत्पत्ति पर नवीनतम विचार प्रकट किए हैं। नवीनतम विचारधाराओं के अनुसार मानसून की उत्पत्ति सौरमंडल में विकसित सामयिक आंधियों से मानी जाती है। वायुमंडल की वाष्प वाली हवाएं सौरमंडल में उत्पन्न होने वाली आंधियों के कारण एक दिशा में प्रवाहित होते हुए ऊपरी सौरमंडल में पहुंच जाती है। इनका प्रवाह अनेक दिशाओं में हो जाता है। हवाओं का ऐसा प्रवाह है जो निम्न सौरमंडल में पहुंचता है, उसी जेट स्ट्रीम से धरातल पर वर्षा होती है। इस जेट स्ट्रीम को क्षेत्र अनुसार उष्णकटिबंधीय, पूर्वी जेट, अर्ध उष्णकटिबंधीय, पश्चिमी जेट नाम दिया गया है। तो ये एक पॉइंट और है, हालांकि आपके कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला कोई महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी अगर आप इसको याद करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कह रहा है कि नवीनतम विचारधाराओं के अनुसार जो मानसून की उत्पत्ति है वो सौरमंडल में विकसित सामयिक आंधियों से मानी जाती है। तो वहां जो हवाएं जैसे सौरमंडल में पहुंचेगी, तो वो जो सौरमंडल में आंधियां वगैरह चलती है, तो एक दिशा में प्रवाहित होते हुए ऊपरी सौरमंडल में पहुंच जाती है आंधियों के कारण। वहां इनका प्रवाह अनेक दिशाओं में हो जाता है। फिर हवाओं का ऐसा प्रवाह जो निम्न सौरमंडल में पहुंचता है, उसी जेट स्ट्रीम से धरातल पर वर्षा होती है। फिर इनके अलग अलग नाम हैं। तो आपके एग्जाम के कोई पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमने जो पहले इतनी देर से हम समझ रहे हैं, जो आप हिंद महासागर से पढ़ रहे हैं, कैसे जो दक्षिण पश्चिमी मानसून किसको कहते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून क्या होता है, शीतकालीन मानसून क्या होता है, वो चीजें आपके काम की है और आपको वही ध्यान में रखना है। अब आता है जलवायु परिस्थितियां। क्या है कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। यहाँ की जलवायु परिस्थितियों को सामान्य रूप से मानसून पूर्व की स्थिति, मानसून काल और मानसून वापसी के कालक्रम में बांटा जा सकता है। यानी मानसून से पहले की स्थिति, फिर मानसून जब आता है वो, और फिर जब मानसून वापस जाता है वो। मानसून पूर्व की स्थिति में देश में भयंकर गर्मी पड़ती है, अभी जो पड़ रही है, अभी ये वर्तमान का ही चल रहा है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो वर्तमान कंडीशन के बारे में ही बता रहे हैं। कई स्थानों पर तेज आंधियां और गर्म हवाएं, वही ताती ताती लू, खतरनाक, वही आंधियां। उत्तरी भारत में निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। तो राजस्थान भी कहाँ आता है, राजस्थान भी उत्तरी भारत में ही आएगा। इससे पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। पवनें तीव्र वेग से समुद्र से स्थल की ओर बढ़ने लगती है। मानसून काल आने पर दक्षिण पश्चिम से आने वाली पवनें अरब सागर के मानसून और बंगाल की खाड़ी के मानसून के रूप में भारत में वर्षा करती है। तो देखिए, अब जो आप दक्षिण पश्चिम जिनको मानसून कहते हो, जो हिंद महासागर की तरफ से जो मानसून आ रहा है, तो आने वाली पवनें अरब सागर के मानसून और बंगाल की खाड़ी के मानसून के रूप में भारत में वर्षा करती हैं। तो हिंद महासागर से आता है, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, ये सारा दक्षिण वाला ही पार्ट हो गया। यह काल कहलाता है वर्षा काल। मानसून वापसी का समय शीत ऋतु और ग्रीष्म से संबंधित है। भारत की जलवायु को अनेक भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। यथा कौन कौन से प्रभावित करते हैं?
जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, किसी भी स्थान की ऊंचाई से वहां के तापमान से विपरीत संबंध है। सामान्यतः प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। ये क्या कह रहे हैं कि ऊंचाई से वहां के तापमान से विपरीत संबंध है। ये लिखना ऐसे था कि किसी भी स्थान की ऊंचाई का, ये ऐसे है, किसी भी स्थान की ऊंचाई का वहां के तापमान से विपरीत संबंध है। क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान भी कम होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊंचाई भी बढ़ेगी और तापमान भी बढ़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आप ऊपरी स्थानों की तरफ जाते हैं, पहाड़ों की तरफ और पर्वतों की तरफ, तो वहां तापमान बढ़ता है या कम होता है? तापमान कम होता है। तो ये कह रहा है कि सामान्यतः 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको याद करना है। इसके फलस्वरूप हिमालय जैसे उच्च स्थानों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई की भिन्नता के कारण ग्रीष्मकालीन औसत तापमान मसूरी में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, देहरादून में 32 डिग्री सेंटीग्रेड और अंबाला में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। एक ही अक्षांश पर स्थित मतलब एक ही अक्षांश पर स्थित है ये अक्षांश देशांतर आपको बताए थे, ये 0 डिग्री हो गया। तो ये होते हैं अक्षांश, ये जाके 90 हो जाएंगे। दक्षिण में आओगे, दक्षिणी गोलार्ध में यहां जाके भी पूरे 90 हो जाएंगे। तो ये कह रहा है एक ही अक्षांश पर स्थित ये जो स्थान है, ये मसूरी, देहरादून, अंबाला, है एक ही अक्षांश पे, लेकिन इनके टेम्परेचर के अंदर ये फर्क है। क्यों? ऊंचाई के कारण। ऊंचाई ज्यादा होगी उतना ही टेम्परेचर कम होगा, उसके कंपैरिजन में ऊंचाई कम होगी तो वहां पर टेम्परेचर अधिक होगा। तो आपसे पूछ सकता है कि तापमान और ऊंचाई, इन दोनों में आपस में कैसा संबंध है? तो विपरीत संबंध है दोनों में। अब आता है समुद्र से दूरी। समुद्र तट पर स्थित नगरों में तापांतर अति न्यून रहता है और जलवायु नम रहती है। तापांतर मतलब कम से कम और अधिक से अधिक, तो इनके बीच में तापांतर कम रहता है। अब जैसे मान लीजिए राजस्थान की बात करें या स्थल भागों की बात करें, तो अब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर दिन में जैसे ये लू वगैरह चलती है तो ये टेम्परेचर, और रात को जब थोड़ा ठीक रहता है तापमान, तो इनमें काफी अंतर आ जाता है। जबकि समुद्र के आसपास का जो है वहां टेम्परेचर लगभग वही रहेगा, चाहे दिन हो या रात हो, कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, मामूली अंतर रहता है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, वो एक एवरेज बना रहता है। क्यों? क्योंकि समुद्र पास में स्थित है तो जलवायु क्या है, उसमें नमी रहती है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विषमता अर्थात तापांतर और शुष्कता बढ़ती जाती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है, जबकि जैसलमेर में यह औसत घटते घटते 5 सेंटीमीटर रह जाता है। तो मित्रों, समुद्र से जितनी ज्यादा दूरी होगी तो वो वर्षा पे भी इफेक्ट आएगा उसका, और तापमान में तो फर्क है ही है, वर्षा में भी आता है। अब देखिए, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र, जो तट के पास के क्षेत्र हैं, वो लगातार बारिश ज्यादातर होती रहती है, वहां बरसता रहता है पानी, नारियल के पेड़ हैं, ये सब वहीं आपको मिलेंगे समुद्र के किनारे। तो वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक, और जैसलमेर में यह घटते घटते 5 सेंटीमीटर वार्षिक रह जाता है। बहुत मुश्किल से बारिश आती है इधर, वही सूखा सूखा, बड़े बड़े धोरे, ताती ताती लू। तो अब हम तीसरा देखते हैं, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, यह तापमान को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा? अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति क्या होता है ये तो आप अब तो जानते ही होंगे कम से कम। बढ़ते हुए अक्षांश के साथ साथ तापमान में कमी आती जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। अब ये क्या कह रहे हैं ये? इसका मतलब है ये है कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ग्लोब मान लीजिए, ग्लोब है 0। अब ये अक्षांश की स्थिति, जो भूमध्य रेखा के साथ साथ जो रेखाएं समानांतर खींची जाती है, उनको हम दरअसल कौन सी रेखाएं कहते हैं? अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। और ये मान लीजिए सूर्य है, यहां पे सूर्य है, इस प्रकार से। अब अक्षांशीय रेखाएं हैं
तो चूंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और आरगी जो आकार है वो नारंगी प्रकार का सा है, तो ऐसा तो अगर सपाट होती तो पूरी रोशनी एक साथ एक जैसी होती, लेकिन ये पृथ्वी गोल है, एक प्रकार से झुकी हुई है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो तापमान जो है वो तिरछा होता जाएगा। मतलब ऊपर की ओर आप जाते जाएंगे, जैसे 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाते जाइए, सबसे ज्यादा तापमान कहां पड़ेगा? 0 डिग्री पे, भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा तापमान होता है, क्योंकि बिल्कुल सूर्य के सामने होता है वो, बिल्कुल सूर्य की रेखाएं सीधी जाती है। ऊपर की ओर आते जाइए तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी पृथ्वी के गोल होने के कारण। और चलते 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 ध्रुवों पर आप आ जाइए तो कई स्थान तो ऐसे होंगे जहां आज तक भी सूर्य की किरणें नहीं पहुंची होगी, तो वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो ये कहना चाह रहे हैं बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान में कमी आएगी। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है, इस रो में, और कोई व्यक्ति 66.5 डिग्री में है, वही उत्तरी अक्षांश में। तापमान कहां कम होगा? यहां वाले में कम होगा। 90 डिग्री पे पहुंच जाओगे तो खुद भी बर्फ बन जाओगे, इसलिए 90 डिग्री पे कभी मत चले जाना। 90 डिग्री जो है वहां बर्फ जमी रहती है हमेशा, क्योंकि सूर्य की किरणें बेमुश्किल पहुंच पाती है नाम मात्र के लिए। तो आप ऊपर की ओर जाइए या दक्षिण की ओर जाते जाइए, पृथ्वी गोल है, तो जैसे जैसे आप अक्षांश बढ़ता जाएगा किरणें भी तिरछी होती जाएगी, तापमान कम होता जाएगा। यही ये समझाना चाह रहा है। बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान में कमी आती जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। और ये मैप तो पहले भी देखा है हमने। इससे सूर्य ताप की मात्रा प्रभावित होती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, अतः उत्तरी भारत शीतोष्ण प्रदेश में तथा दक्षिणी भारत उष्ण प्रदेश में शामिल किया जाता है। तो ये चीज भी इफेक्ट करती है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये जैसे भारत है, ये जैसे ये भारत है, तो ये देखिए ये बीच में इस प्रकार से कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, यहां 0 मान लीजिए, ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, तो ये भारत की स्थिति है। तो 23.5 डिग्री को आप कर्क रेखा कहते हैं, तो ये जो क्षेत्र है 0 से 23.5, ये दरअसल उष्ण कटिबंध कहलाता है। यही स्थिति दक्षिण में भी है। मकर रेखा तक की जो स्थिति है इसको कहलाते हैं उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 23.5 डिग्री मकर रेखा का भाग है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। अब और ऊपर जाइए, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो भाग है इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से 90 डिग्री तक ऊपर उसको कहते हैं शीत कटिबंध। और दक्षिण में भी यही स्थिति है। 23.5 डिग्री मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और वही 66.5 से 90 तक दक्षिण के अंदर भी हम उसको क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। तो 0 से 23.5 डिग्री यानी ये जो भाग है बीच का, तो ये दक्षिणी भाग है भारत का, ये किस में आ जाएगा? उष्ण कटिबंध। और ऊपर की ओर का जो भाग है ये किस में आएगा? शीतोष्ण कटिबंध में। और चूंकि भूमध्य रेखा की तरफ तापमान सबसे ज्यादा होता है, ऊपर की ओर जाएंगे तो कम होते जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि साउथ के जो लोग होते हैं उनका रंग गहरा होता है, मतलब आप काला कह सकते हैं या गहरा काला। वो उसका रीजन क्या है? वो वहां की भौगोलिक स्थिति है। वो हम भी अगर मान लीजिए मूल रूप से वहीं के रहे होते, आप सभी हम सभी राजस्थान के बजाय, राजस्थान के लोगों का कलर मेनली होता है गेहुआ। बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा गोरे हैं अंग्रेज की तरह, ऐसा भी नहीं। दक्षिण की तरफ से कलर गहरा मिलेगा आपको काला, और उत्तर की तरफ आ जाइए अब रंग धीरे धीरे साफ होता जाएगा। राजस्थान तक यहां तक आते आते कुछ गेहुआ कलर मिलेगा, और जम्मू कश्मीर में आप चले जाइए जैसे लाल टमाटर हो, ऐसे इतने गोरे लोग मिलेंगे वहां पे। तो उसका कारण यह है सूर्य की चमकती किरणें। सूर्य भूमध्य रेखा पे हमेशा सीधा चमकता है, सूर्य जो है किरणें है भूमध्य रेखा हमेशा सामने रहता है, टारगेट रहता है, ये मेनली ये रहता है। तो इस कारण से ये फर्क पड़ता है। तो ये मुख्य मुख्य फर्क है। तो अब जैसे मान लीजिए आप ये सोचें कि सर हम दक्षिण भारत में अगर चले जाएं तो क्या हमारा रंग भी काला हो जाएगा क्या? कई वर्ष लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो जीन में चेंज हो जाएगा। फिर आने वाले समय में जो आगे से आगे पीढ़ियां होती जाएगी उनका रंग भी धीरे धीरे गहरा काला होता जाएगा। आप जैसे जम्मू कश्मीर चले जाइए तो 15-20 दिन के अंदर ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा कि जैसे आपका कलर थोड़ा अच्छा खासा साफ हो गया। क्यों?
क्योंकि वहां का वही क्लाइमेट है। तो आप अगर कई पीढ़ियां जम्मू कश्मीर साइड में रह जाए तो वो भी गोरे गोरे अंग्रेज से लगने लग जाएंगे। ये सब भौगोलिक स्थिति के कारण होता है। असम साइड में जो लोग रहते हैं उनकी भौगोलिक संरचना अलग प्रकार की होती है। राजस्थान के हैं उनकी अलग होती है, दक्षिण के अलग होते हैं, उत्तर भारत के अलग होते हैं। तो संपूर्ण भारत में जो है वो सब इस क्लाइमेट के कारण है। अब आता है पर्वतों की स्थिति। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में पर्वतों की स्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के निकट है। इस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून से इनके पश्चिमी ढालों पर प्रचुर वर्षा होती है, जबकि इसके विपरीत ढाल और प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण पश्चिमी मानसून के वृष्टि छाया, सृष्टि नहीं, ये वृष्टि छाया लिखा है, वृष्टि छाया क्षेत्र में अंतर है। तो वो जो मैप है वो पहले भी आया है। ये क्या था इसमें कि जैसे अरब सागर से मानसून आया है और ये प्रायद्वीपीय पठार है, यहां से टकरा के इधर तो ये वर्षा हो जाएगी, और पर्वतों के पठारों के दूसरी तरफ का भाग है वो बेचारा सूखा रह जाएगा। तो एक तरफ बारिश हो रही है, वाह वाह क्या बात, और दूसरी तरफ जो है बिल्कुल सूखा पड़ रहा है। तो इसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो पर्वत है कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन कहाँ है, क्या पर्वतों की दिशाएं हैं, ये सब चीजें किसको प्रभावित करती है, वर्षा को प्रभावित करती हैं। तो इसीलिए आप देखिए जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि राजस्थान का जो एजीजी है, एजेंट टू गवर्न जनरल, ये कहाँ बैठा करता था, अजमेर में था इनका मेन केंद्र जो था। लेकिन गर्मियों के मौसम में ये कहाँ चला जाता था, माउंट आबू, क्योंकि ये बाहर से आए हुए अंग्रेज थे गोरे, इनको यहाँ की गर्मी बर्दाश्त होती नहीं थी, बहुत मुश्किल से होती थी। तो सर्दियों में तो ये इधर निकल जाता था अजमेर, लेकिन गर्मी के मौसम में ये कहाँ चले जाते थे, माउंट आबू। तो मौसम सही रहता है। तो ये हो गया आपका पर्वतों की दिशा। तो पर्वतों की स्थिति होगी, अब पढ़ते हैं पर्वतों की दिशा। हिमालय पर्वत की स्थिति और दिशा के कारण ही भारत की जलवायु सौम्य है। एक और हिमालय साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो दूसरी ओर ग्रीष्मकालीन मानसून को रोककर भारत में ही वर्षा करने के लिए भी बाध्य करते हैं। तो ये मित्रों हिमालय भारत के लिए वरदान है। और देखिए भारत की सुरक्षा के बहुत सी चीजें हैं जिन्होंने भारत को बचा रखा है। ऊपर में हिमालय आ गया, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बचा इधर एक क्षेत्र ये पश्चिम वाला। तो आप देखिए कभी भारत पर जो आक्रमण हुए हैं वो सिंध, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो है पहले भारत में ही था, ये तो सब इधर से आक्रमण हुए हैं। तो उसका रीजन है कि बाकी तीनों ओर से भारत सुरक्षित है, ऊपर हिमालय है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है। तो भारत में वर्षा के लिए बातें करते हैं। पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु का एक कारण यह भी है कि अरावली श्रेणी की दिशा दक्षिण पश्चिमी मानसून के समानांतर है, अतः यह पवनों के मार्ग में अवरोध उपस्थित नहीं करती। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि जैसे यह राजस्थान है, अरावली इस प्रकार से है, अरब सागर से मानसून आएगा वो भी इसके साथ साथ निकल जाता है, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर यह अरावली ऐसे होती तो साहब क्या मौज होती, इधर खूब बारिश होती, खूब सारे दिन आप नहाते ही रहते। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, ये अरावली ऐसे हो गई तो ये इसके साथ निकल जाती है ऐसे। तो हम बादल देखते रहते हैं कि बादल निकल रहे हैं, बादल चले जाते हैं, रुकते नहीं है। रोज बादल बनते हैं कि आज तो ये बादलिया बरसेगा, लेकिन बादलिया कहता है कि अरावली नहीं है इसलिए मैं नहीं बरसूंगा, और वो सबको तरसाते हुए आगे भाग जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त इफेक्ट करता है कि इनकी क्या दिशा है। अब आता है पवनों की दिशा। पवनें अपने उत्पत्ति वाले स्थान और मार्ग के गुण साथ में लाती है। ग्रीष्मकालीन मानसून हिंद महासागर से चलने के कारण उष्ण और आर्द्र होते हैं, अतः वर्षा करते हैं। शरदकालीन मानसून स्थलीय और शीत क्षेत्रों से आते हैं, अतः सामान्यतः शीत और शुष्कता लाते हैं। तो ये कोई ऐसा इसमें कुछ है नहीं। पवनों की दिशा जो है वो क्या क्या उसमें जो गुण होते हैं पवनों में वो बताया है। ग्रीष्मकाल में जो मानसून आएगा हिंद महासागर से वो उष्ण होगी, गर्म होगी, आर्द्र होगी, तो अतः वर्षा करेगी। और ऊपर से दक्षिण की ओर आने वाली तो चूंकि वो सूखे और शीत क्षेत्रों से आ रही है तो वो ठंडी होती है और शुष्क होती है। अब आता है उच्च स्तरीय वायु संचरण।
उच्च स्तरीय वायु संचरण का मानसून से गहरा संबंध है। भारत की जलवायु मानसूनी होने से काफी हद तक क्षोभमंडल की गतिविधियों से प्रभावित होती है। मानसून की कालिक और मात्रात्मक अनिश्चितता भी उच्च स्तरीय वायु संचरण की दशाओं पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त मेघाच्छन्न की मात्रा, जो मेघाच्छादन की मात्रा, वनस्पति आवरण, समुद्री धारा आदि भी भारत के जलवायु को आंशिक रूप से प्रभावित करती हैं। भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार भारत की जलवायु परिस्थितियों को 4 विभिन्न ऋतुओं में बांटा जा सकता है। ये है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ये उच्च स्तरीय वायु वाला तो हो गया कि आपके जो हमने दूसरा तीसरा पैराग्राफ ऊपर देखा था, जो मैंने कहा था कोई इतना ज्यादा मोस्ट नहीं है, वो उसी प्रकार से है कि क्षोभ मंडल की भी जो गतिविधियां हैं, जो क्षोभ मंडल में आंधियां वगैरह, तूफान, बारिश, क्योंकि ये सब चीजें होती क्या है, देखिए ये अब ये बेसिक इसीलिए आपको पहले 6 क्लास की पढ़ाई है, 7th की पढ़ाई है, यही कारण है। अब ये सब चीजें जो है ये सब पहले आ चुकी है, कुछ भी इनमें नया नहीं है। ये बारिश होना, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ गर्जना, मेघ बनना, दिखना, ये सब चीजें कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। इसलिए वायुयान भी कहाँ उड़ते हैं? क्षोभ मंडल के ऊपर जो समताप मंडल है, वहां वायुयान, हवाई जहाज उड़ते हैं, क्योंकि वो शांत रहते हैं। तो अब ये बारिश जो मानसून आता है, तो क्या क्षोभ मंडल की जो स्थिति है, क्षोभ मंडल में जो भी घटनाक्रम होते हैं, क्या वो इस वायु को प्रभावित नहीं करेंगे? बिल्कुल प्रभावित करेंगे। तो ये उसी चीज से संबंधित है। तो अब ये कह रहा है 4 विभिन्न ऋतुओं में बांटा है, उत्तर पूर्वी या शीतकालीन मानसून, दक्षिण पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून क्या होता है? शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक और ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक। तो अभी आएगा नहीं, अभी आया नहीं है, दिसंबर आएगा। तो दिसंबर से फरवरी तक कौन सा रहेगा? शीत ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती है? 4 ऋतु मानी गई है, मार्च से मध्य जून तक। तो अभी कौन सी ऋतु चल रही है? ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मध्य जून आने वाला है जल्दी, 5 7 10 दिन बाद में मध्य जून समाप्त। उसके बाद कौन सी आएगी? वर्षा ऋतु, जिसको दक्षिण पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसूनी काल कहते हैं। तो वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर तक रहेगी। अच्छी बारिश होगी खूब। और शरद ऋतु मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक रहती है। तो ये है चीजें। और मित्रों, पढ़ने के लिए भी जो एक सही समय होता है मौसम के अकॉर्डिंग, वो यहां से आपका शुरू हो जाएगा। ये मध्य जून से मध्य सितंबर और सितंबर से दिसंबर तक। क्योंकि शीत ऋतु में सर्दी बहुत खतरनाक पड़ती है, तो आप बार बार रजाई ओढ़ना चाहते हैं, रजाई में जाएंगे तो नींद आएगी। ग्रीष्म ऋतु में मार्च से मध्य जून तक इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, तो उस टाइम भी गर्मी परेशान करती है। ये समय पढ़ने के लिए बड़ा अच्छा सीजन होता है। ये ऐसी एक चीज बता रहा हूं आपको जो मैंने देखा है, क्योंकि ये समय पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। ना तो जबरदस्त गर्मी पड़ती है और ना ही जबरदस्त सर्दी पड़ती है। तो वही मौसम होता है कि जब आपको बाहरी पर्यावरण ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहा हो, उस समय दाब के पढ़ाई करो। तो अब आपका ये समय शुरू हो रहा है कि आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ना शुरू कर दो। तो ये चीजें आपके क्लियर होगी, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। और फिर आगे है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार 6 ऋतुएं मानी गई है, तो इनको भी आप ध्यान में रख लें। जैसे बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा, शरद और शीत ऋतु और हेमंत ऋतु। तो एक ये बसंत ऋतु का नाम अलग से आया है, हेमंत ऋतु का नाम अलग से आया है। तो ये कब कब होती है? बसंत ऋतु जो है वो चैत्र और बैसाख के अंदर जो है वो बसंत ऋतु होती है। जो भी पर्यावरण में चेंज होते हैं उसके आधार पर हमारे मानी गई है, और बड़ी ही जबरदस्त और अच्छी सटीक चीजें हैं। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़, आप पढ़ते भी हैं जेठ की गर्मी। जो जेठ जो है वो लगभग जून माह का जो है वो जेठ रहता है, तो बहुत खतरनाक गर्मी पड़ती है। अभी जो चल रही है सबसे टॉप की गर्मी चल रही है। तो ये जेठ माह है, जेठ आषाढ़। वर्षा ऋतु सावन भादवो। ये जितने भी त्योहार वगैरह है वो आपके सावणी जो तीज आएगी वहां से सारे त्योहार आपके शुरू हो जाएंगे। फिर ये शरद ऋतु आएगी, अश्वनी कार्तिक मास। ये स्नान वगैरह जो होते हैं ज्यादातर ये सब आपको ये कार्तिक मास में, ये कार्तिक पूर्णिमा को, और ये कई स्नान देखने को मिलेंगे। जो बड़े बड़े स्नान होते हैं, जैसे मेले बढ़ते हैं, जैसे कोलायत में मेला पड़ता है वहां स्नान, जैसे पुष्कर है। तो ये कुछ बड़े स्नान हैं। शीत ऋतु
तो मार्गशीर्ष और पौष, और हेमंत ऋतु जो है ये माघ फाल्गुन। विभिन्न ऋतुओं के उपयुक्त काल में देश की विशालता के कारण स्थानिक भिन्नताएं पाई जाती है। प्रत्येक ऋतु में तापमान, वायुदाब, पवन और वर्षा की मात्रा में भिन्नता मिलती है। तो सबसे पहला है उत्तर पूर्वी या शीतकालीन मानसून काल। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और साथ साथ देखिए ये चीजें समझने की है। आगे कभी भी आपके जलवायु से संबंधित क्वेश्चन कभी भी आता है, तो जो विद्यार्थी रटाफिकेशन पर चलता है वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व नहीं कर सकता। जैसे आंकड़े होते हैं, ज्योग्राफी में दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो आंकड़े हैं, जैसे कौन सा पर्वत बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से देश में कहाँ है, झील कहाँ है, कहाँ नहीं है, वो सब चीजें होती है फैक्चुअल, फैक्ट। वो तो आपको याद करने हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती, आपको याद है तो आप सोल्व कर दोगे। एक होती है कंसेप्ट वाली चीजें, ये चीजें कंसेप्ट वाली है। जलवायु का एक ऐसा टॉपिक है जो कंसेप्ट बेस है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे जलवायु के क्वेश्चन सोल्व आसानी से नहीं होंगे। तो मुझे आशा है कि आज आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब बाकी हम मैप वगैरह से और देखेंगे। काफी मैप हैं इसमें, इस चैप्टर में, तो ये समझने के चैप्टर हैं। तो अब 9th की ज्योग्राफी जो है ये भी पूरी होने में कोई ज्यादा समय नहीं है। इसके बाद में आपकी 10th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, और वो सब कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो पॉलिटी है वो हम 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे। 6 से 10th की पॉलिटी भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। और पॉलिटी एक बहुत ही अच्छा और रुचिकर विषय है, इंटरेस्टिंग विषय है। तो सब आपको अच्छे से हंसते हंसते याद हो जाएगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।